Okay, we will start chapter number second, that is conducting material. Conducting materials. These are the material those conduct electricity. जो electricity को conduct करते हैं, that is conductor. The most widely used conductor in our system, electrical system, that is copper. So सर जी ये सेकंड चैप्टर है. सेकंड चैप्टर, that is conducting material. इसमें लिख लीजिए in an electrical conductor, in an electrical conductor electrical conductor the electrical charge move from atom to atom when potential difference is applied to them. What is electrical conductor? ये कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, that is इलेक्ट्रॉन्स, वो मूव करते हैं फ्रॉम एटम टू एटम. कब? व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वोल्ट. जब आप वोल्टेज देते हो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर को, तो उसके जो एटम्स हैं, उनके जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते हैं फ्रॉम एटम टू एटम. सो दीज आर. सर आवाज नहीं सही आ रही ਤੁਹਾਡੀ. हेलो हेलो हेलो. हाँ सर आ रही है, बढ़िया. ठीक है. इन एन इलेक्ट्रिक कंडक्टर, ये क्या कह रहा है? इसमें इलेक्ट्रिकल चार्ज मूव करता है फ्रॉम एटम टू एटम. कब मूव करेगा चार्ज? जब हम पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं. पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? वोल्टेज. जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हो इलेक्ट्रिकल सर्किट में, सर्किट जो है, जो वायर्स हैं या कंडक्टर्स हैं, जहां भी इलेक्ट्रिसिटी पास होता है कंडक्टर में, वो कब पास होगा? व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड. पोटेंशियल डिफरेंस देने पे हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम टू एटम मूव करते हैं. दिस इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर. द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज कॉपर. ठीक है, आगे लिखिए लाइन. अ गुड कंडक्टर. इसी में सर जी. हाँ हाँ. अ गुड कंडक्टर सर शुड हैव कंडक्टिंग मटेरियल ਦਾ ਰਿਪੀਟ करियो दोबारा. हाँ जी कंडक्टिंग देखिए कंडक्टिंग मटेरियल, चलो रिपीट में कर देता हूं. मैं बता रहा हूं होता क्या है. वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है उसे हम कंडक्टिंग मटेरियल कहते हैं. इसमें होता क्या है? इसमें जो एटम है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, वो मूव करते हैं एटम टू एटम. कोई एक सॉलिड है, एक सॉलिड बहुत सारी एटम से मिलके बना होता है. फॉर एग्जांपल ये 2 एटम है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स पे इफेक्ट डालते हैं, वो मूव करते हैं. जब आप पोटेंशियल डिफरेंस देते हो तो वो जो है मूव करने के कारण हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. दैट इज कंडक्टर. मोस्ट कॉमनली एग्जांपल, सबसे बढ़िया एग्जांपल अगर आपने कंडक्टर की देनी है, वो क्या है? कॉपर है. कॉपर की इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मोस्टली कॉपर यूज करते हैं हम. तो बेस्ट कंडक्टर तो वैसे सिल्वर है इलेक्ट्रिसिटी का, बट मोस्ट कॉमनली जो यूज करते हैं वो कॉपर है. तो एक जो कंडक्टर है उसको हमने डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में. कंडक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए. तो आगे लिखिए. अ गुड कंडक्टर शुड हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. अ गुड कंडक्टर should have following properties.
A good conductor should have following properties. Number one, electrical property. Electrical property. लिख लीजिए, थोड़ी सी लाइनें आपको लिखनी पड़ेंगी. नंबर वन इज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी. इलेक्ट्रिकल क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कंडक्टर में? सबसे पहली ए बना लीजिए पॉइंट, रेजिस्टिविटी मस्ट बी लो. रेजिस्टिविटी जो कंडक्टर की है वो लो होनी चाहिए. व्हाट इज रेजिस्टिविटी? एनीवन? व्हाट इज रेजिस्टिविटी? Sir, which opposes the electric current? करंट को अपोज करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में. दैट इज रेजिस्टेंस. वो रेजिस्टेंस होता है. व्हाट इज रेजिस्टिविटी? रो. रो इज इक्वल टू रो आर एच. रो किया ना हमने. रो यूनिट क्या है इसके? ओहम मीटर. क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होता है? रो एल बाय ए. तो रो इज इक्वल टू आर इंटू ए बाय एल. तो दिस रो इज रेजिस्टिविटी जो होती है ओहम मीटर. ये हमारे कंडक्टर की कम होनी चाहिए हमेशा. रेजिस्टिविटी मस्ट बी लो. रो को हम बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं इसको. दैट इज रेजिस्टिविटी. पॉइंट नंबर बी, कंडक्टिविटी. कंडक्टिविटी मस्ट बी हाई. किसी भी की जो कंडक्टर की कंडक्टिविटी है वो हाई होनी चाहिए. कंडक्टिविटी मस्ट बी हाई. कंडक्टिविटी क्या है? व्हाट इज कंडक्टिविटी? मोह. हम पढ़ चुके हैं. मोह. मोह है सर. मोह डिनोटेड बाय के. इसके यूनिट हमारे मोह है. हम बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कर चुके हैं. तो कंडक्टिविटी मस्ट बी हाई. थर्ड पॉइंट लिखिए, सॉरी सी पॉइंट. सी लिखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड in the form of heat must be low. Electrical energy dissipated in the form of heat must be low. आपने देखा होगा कि जब भी हमारा किसी तार में से करंट गुजरता है वो वायर गर्म हो जाती है ना. पता है आपको? यस ये सर. यस सर. वायर यस में सर. से जब करंट पास होता है वो गर्म हो जाता है. वो होता क्या है? जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है ना हमारी, वो हीट एनर्जी में वेस्ट हो रही है. इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्टेड इन हीट एनर्जी. तो एक अच्छे कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो डिसिपेट बाहर सराउंड में नहीं होनी चाहिए. वो कम होनी चाहिए. हीट जो डिसिपेट हो रहा है, तार जो गर्म हो रही है, वो कम होनी चाहिए. तो एक अच्छे कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो वेस्ट नहीं होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट. क्लियर है ये बात? एक अच्छा कंडक्टर होगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वेस्ट नहीं करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट. तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट होती है किसी भी कंडक्टर में वो कम से कम होनी चाहिए. इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट मस्ट बी लो. हाँ जी, डी पॉइंट लिख लीजिए. ए बी सी डी 4 प्रॉपर्टी है ये कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी. लिखिए, टेम्परेचर कोफिशिएंट of resistance
must be low. Temperature coefficient of resistance must be low. इसका क्या मतलब है? हमने पढ़ा था ना कि रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है किसी भी मेटल का। टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेसिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। लेंथ पर डिपेंड करता है सर, टेम्परेचर पे सर। लेंथ, एरिया, टेम्परेचर। तो ये क्या कह रहा है कि जैसे जैसे जब हमारे किसी मेटल का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। तो वो जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, ऐसा ना हो कि थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज होने पे हमारा रेजिस्टेंस भी बहुत बढ़ जाए। इसका जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है वो हमेशा लो होना चाहिए। टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस should be low, must be low. So these are the 4 electrical property which should be in the conductor. ये चारों प्रॉपर्टी एक कंडक्टर में होनी चाहिए, तभी वो आपका एक अच्छा कंडक्टर होगा। सर यस सर डी पॉइंट दोबारा बता दो। टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मस्ट बी लो। कहने का मतलब है कि जब आपका कोई कंडक्टर है, ये कॉपर का पीस है, ये कॉपर की वायर है, ये वाली, इसका सराउंडिंग टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ऐसा ना हो कि थोड़ा सा टेम्परेचर होने पे इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए। तो ये जो होता है, दिस इज कॉल्ड टेम्परेचर कॉफिशिएंट। ये टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो है हम डिटेल में करने वाले हैं इसी चैप्टर में। तो ये सर, कम से कम होना चाहिए, ठीक है। टेम्परेचर कॉफिशिएंट अभी याद रख लीजिए इसको, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस शुड बी लो, मस्ट बी लो, ठीक है। टेम्परेचर सर जी ये कॉपर का प्रॉपर्टीज है ना? किसी भी कंडक्टर का, गुड कंडक्टर। कोफिशिएंट मतलब क्या होता है? कोफिशिएंट राजे बताते हैं आपको क्या होता है। इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। एक कांस्टेंट होता है, हर मटेरियल का अलग होगा, हर मटेरियल के लिए। तो वो जो कोफिशिएंट है उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू होती है, ठीक है, अलजेब्रिक वैल्यू होगी, वो हमेशा कम से कम होनी चाहिए। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस मस्ट बी लो। ये 4 इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हैं जो एक कंडक्टर में जरूरी है होने के लिए, एक कंडक्टर होने के लिए। सर हाँ जी सर, डिसिपेटेड मींस क्या होता है? डिसिपेट होना, जैसे यार अब जो जब आप पानी गर्म करते हो किसी स्टील के बर्तन में, ठीक है, तो सर। पानी गर्म डाल दीजिए, कुछ देर बाद वो ठंडा क्यों हो जाता है? मान लो एक स्टील के बर्तन में पानी डाल दो आप, कुछ देर बाद वो ठंडा हो जाएगा ना। यस सर। क्यों हो जाएगा सर? क्योंकि सर हीट एनर्जी जो रहेगा सर बाहर धीरे धीरे सर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए वो स्टील के बर्तन में से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाहर निकल रहा है, दैट इज डिसिपेट। उस प्रोसेस को डिसिपेट कहते हैं। ओके सर। हाँ, डिसिपेट। वो जो एनवायरमेंट में एक तार गर्म हो रही है तो वो हीट एनवायरमेंट में जा रहा है, वो कम से कम होनी चाहिए। जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ हीट। आगे लिखिए भाई, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। सेकंड जो है आपकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल से समझ आ गया होगा कैसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। इसमें नंबर ए पॉइंट बना लीजिए प्रॉपर्टी, लिखिए रेजिस्टेंस टू क्रोजन। क्रोजन पता है क्या होता है? जंग। यस सर। सर जंग लगना। हाँ, जंग यानी कि लगना। जो आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है बाहर आप यूज कर रहे हो, आउटडोर। आउटडोर तो पता है ना क्या होता है? हाँ जी सर, बाहर की तरफ। आउटडोर में आपकी वायर्स हैं, ऐसा ना हो कि उनपे जंग लग जाए। तो एक कंडक्टर में क्या होना चाहिए? जो क्रोजन है, जंग के विरुद्ध रेजिस्टेंस होनी चाहिए, उसमें जंग ना लगे। लिख लीजिए, इट शुड नॉट गेट, it should not get rusted। रस्ट लगना, जंग लगना, when used outdoor। एक अच्छे कंडक्टर में जब आप बाहर यूज करोगे उस पे जंग नहीं लगना चाहिए।
दिस इज ए पॉइंट। बी पॉइंट लिखिए। सॉरी, डक्टाइलिटी, DUCTILITY, ductile strength, ductility, it allow to be drawn into wire, comma, rolled, ROLLED, rolled into sheet, etc. ये पॉइंट सुन लीजिए। डक्टाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है हमारी, ट्रांसफर किसके थ्रू होती है? कंडक्टर के थ्रू, वायर्स के थ्रू। हेलो, यस सर, आवाज आ रही है? Yes, sir. जी सर, हाँ जी ओके सर। ओके। अब जब हम वायर है, लंबी जो केबल्स हैं, उनको आउटडोर जब हम काम करते हैं, वो केबल्स को हम खींचते हैं ना। आपने देखा होगा इलेक्ट्रिकल का काम चल रहा है, अगर आपके घर में वायरिंग हो रही है तो वायरिंग कैसे करते हैं आपके घर में? आप किसी ने घर की वायरिंग होते देखी है? यस सर। Yes, sir. कैसे खींचते हैं तारें? सर उसको सीधी करने के लिए। हाँ, स्टील वायर से खींचते हैं ना हम, पाइप के यस थ्रू। सर। हाँ सर, हाँ। हाँ, वो क्यों खींची जाती है? क्योंकि उनकी डक्टाइल स्ट्रेंथ होती है। अगर आप उन तार को तो थोड़ा मोड़ दोगे या खींच दोगे, वो ब्रेकेज नहीं होगी, उनको ब्रेक नहीं होगी। अगर एक तार को आपने रोल करना है तो रोल भी इजीली हो जाएगी। तो वो क्यों होती है? क्योंकि उनकी डक्टाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है। तो कहने का मतलब है, एक कंडक्टर ऐसा होना चाहिए, उसकी डक्टाइल स्ट्रेंथ है वो अच्छी होनी चाहिए। कहने का मतलब इट अलाउ टू बी ड्रान। ड्रान का मतलब होता है खींचना। एक कंडक्टर को हम वायर की फॉर्म में भी खींच सकते हैं, शीट की फॉर्म में भी खींच सकते हैं। तो कंडक्टर से अगर आपने इजीली वायर बनानी है तो वायर बन जानी चाहिए, शीट बनानी है तो शीट बन जानी चाहिए। यानी कि उसकी डक्टाइल स्ट्रेंथ है वो अच्छी होनी चाहिए, खींचने पे वो टूटनी नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि आप घर की वायरिंग कर रहे हो, पाइप में से तार खींच रहे हो, बीच में से ब्रेकेज होगी। वो ब्रेकेज क्यों नहीं हो रही? क्योंकि उसकी डक्टाइल स्ट्रेंथ अच्छी है, डक्टाइलिटी। ओके, आगे चलिए। सी पॉइंट, सी पॉइंट लिखिए। फिर सूरज, माइक ऑफ रखिए। गुरकीरत, ठीक है। सी पॉइंट लिखिए। इट शुड बी, सी पॉइंट, इट शुड बी इजिली वेल्डेबल। वेल्डिंग पता है ना? व्हाट इज वेल्डिंग? सर सर किसी भी चीज को सर जोड़ना वेल्डिंग के सर। थ्रू चिपकाना। किसी चीज को जोड़ना सर। किसी भी चीज को, किसी भी चीज को किसको जोड़ दोगे? सर लकड़ी जैसे को जोड़ोगे? लोहा नहीं, नहीं, लोहा सर, सर, लोहा। आयरन। किसी भी लोहा को जोड़ना, आयरन को, मेटल को। किसी भी मेटल को। हाँ, इट शुड बी इजिली वेल्डेबल एंड सोल्डरेबल। सोल्डरिंग की है कभी आपने? यस सर, यस सर, नो सर, नो सर। यस सर। सोल्डरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, हम पीसीबी पे सोल्डर करके कनेक्शन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक के इक्विपमेंट के, डायोड्स हैं और भी जो। पर लगता है वो। हाँ, कहने का मतलब है एक जो कंडक्टर है, उस कंडक्टर को इजीली वेल्ड किया जा सके और सोल्डर किया जाए, ये उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। कंडक्टर के अंदर ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उसको आसानी से वेल्ड किया जा सके और आसानी से सोल्डर किया जा सके। दिस इज पॉइंट नंबर सी।
आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आगे लिखिए पॉइंट नंबर डी, इट मस्ट बी easy to fabricate. It must be easy to fabricate. सर फैब्रिकेट क्या होता है? It must be easy to fabricate. हेलो, हाँ जी, आवाज आ रहा है राजे? हाँ जी सर आ रही है। ओके ओके, इट मस्ट बी इजी टू फैब्रिकेट, सर मतलब आसानी फैब्रिकेट से, फैब्रिकेट मतलब राजे आसानी से उसको हम किसी चीज में डाल सकें, यानी कि अगर हम उसकी मतलब ड्रिल करना है, उसमें से होल निकालना है, कोई कंडक्टर में से कोई शीट है कॉपर की, उसमें से होल निकालना है, कुछ भी आसानी से उसका काट के हम कुछ बना सकें, उसको कोई शेप दे सकें, उसमें इतना मतलब वो Invent फैब्रिकेट, something. हाँ जी हाँ जी, कुछ उसका बना सकें, ठीक है, इजिली ज्वाइंट हो जाए, ज्वाइंट लग जाए, फैब्रिकेट हो जाए। इट मस्ट बी इजी टू फैब्रिकेट। ओके, सो दीज आर द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज विच शुड बी इन द कंडक्टर। ये वो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है जो एक कंडक्टर में होनी चाहिए। पहले हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है व्हाट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, व्हाट आर द कंडक्टर, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर। तो आप आंसर बताओगे कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देता है, इसमें इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी आप बताओगे। उसके बाद आ जाइए इकोनॉमिकल प्रॉपर्टी, इकोनॉमिकल फैक्टर्स। इकोनॉमिकल का जहां पे बात आ गया, यानी कि हम पैसों से जुड़ी हुई बात करेंगे, कॉस्ट की बात करेंगे, कीमत की बात करेंगे। इकोनॉमिकल फैक्टर, थर्ड जो चीज हम प्रॉपर्टी में डिस्कस करेंगे दैट इज इकोनॉमिकल फैक्टर्स। थर्ड पॉइंट है सर जी। हाँ जी हाँ जी, थर्ड पॉइंट है इकोनॉमिकल फैक्टर्स। इकोनॉमिकल, ठीक है, इकोनॉमिकल, जैसे मर्जी आप प्रोनाउंस कर लो इसको। यानी कि एक कंडक्टर की जो कीमत है उससे जुड़ी हुई बात करेंगे। लिखिए पॉइंट नंबर 1 ए लिख लीजिए, प्रॉपर्टी ए, इट शुड बी लो इन कॉस्ट। इट शुड बी लो इन कॉस्ट, इसकी कीमत कम होनी चाहिए, तभी तो हम सिल्वर नहीं यूज करते। सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन उसकी कीमत ज्यादा होने के कारण हम नहीं यूज करते। तो एक जो कंडक्टर है उसकी कीमत कम होनी चाहिए। बी पॉइंट, इट शुड बी इजिली अवेलेबल, आसानी से मिल जाना चाहिए। इट शुड बी इजिली अवेलेबल। सी पॉइंट लिख लीजिए, इट शुड बी इजी टू मैन्युफैक्चर, आसानी से बन सके। तो इकोनॉमिकल फैक्टर है वो सबसे बड़ा, तो यही बात है कि उसकी जो पैसों में जो कीमत है वो कम होनी चाहिए और बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाना चाहिए और बहुत ही आसानी से उसको हम बना सकें।
मतलब अगर आपके मेटल है, मेटल को प्रॉपर शेप देना है आपने, आपके पास कॉपर मेटल है बहुत सारा, उसको आपने शेप देना है इन द फॉर्म ऑफ वायर्स, तो आप उसको इजिली शेप दे सको। तो दीज आर द सर जी आवाज नहीं आ रहा आपका। हेलो हेलो। हाँ जी सर। सर मैन्युफैक्चर लिखे, सर जी को मैन्युफैक्चर लिखे हैं। हाँ हाँ हाँ, मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर इजिली से हम इसको आसानी से बना सके। सो ये प्रॉपर्टी है एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर में जो होनी चाहिए। देयर आर 3 properties. Number 1 is electrical property, number 2 are the mechanical property, number 3 is economical factors हमने कंसीडर किए है। इसमें सबसे अच्छा फैक्टर क्या है कि ये कॉस्ट में महंगा नहीं होना चाहिए, आसानी से मार्केट में मिल जाना चाहिए, आसानी से इसको किसी प्लांट में या कंपनी में मैन्युफैक्चर किया जा सके, आसानी से हमें बन सके। ठीक है, मैन्युफैक्चर क्या होता है सर जी? मैन्युफैक्चर होता है बनाना यार, प्रोड्यूस करना। ओके सर। हाँ, आगे इसी चैप्टर में सेकंड जो टॉपिक है वो लिखिए, ये आप लोगों को आता है, अब मैं आपसे पूछूंगा। लिखिए रेजिस्टेंस एंड फैक्टर, रेजिस्टेंस एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस एंड फैक्टर्स and factors affecting क्या मतलब है इस लाइन का? सर क्या कौन कौन से मतलब है? फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं? तो वो ये तो हमने कर ही लिया है, बताइए फिर कौन कौन से हैं? सर 4 फैक्टर्स हैं। कौन कौन से? सर लेंथ ऑफ द वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल एंड सर टेम्परेचर। ओके, तो ये टॉपिक तो हम कवर कर चुके हैं एफडब्ल्यू में कि किसी भी मेटल का, किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। हमें पता है नंबर 1 सर एक बार दोबारा बता दो, मैंने वो लेट था। एरिया, अरे बहुत डिटेल में किया ये। लेंथ, एरिया, नंबर 3 टेम्परेचर, नंबर 4 इज नेचर ऑफ द मटेरियल। सर थोड़ा थोड़ा बता दो। बता रहा हूँ राजे, बता रहा हूँ। किसी भी कंडक्टर का या मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, उस कंडक्टर का जो सराउंडिंग टेम्परेचर है उस पे डिपेंड करता है, उस कंडक्टर का नेचर क्या है, नेचर किस पे डिपेंड करता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। तो जो रेजिस्टेंस होता है, मान लीजिए किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, वो आर, जो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। नेचर ऑफ द मटेरियल, यहां पे मैं क्या कह रहा हूं, नेचर का मतलब अगर 1 मीटर की एल्यूमिनियम की तार है, 1 मीटर, इसका एरिया ए है, और 1 मीटर की कॉपर की तार है जिसका एरिया ए है, दोनों का सेम साइज है, लेकिन ये एल्यूमिनियम का है लेकिन ये कॉपर का है, तो इसका रेजिस्टेंस कुछ और होगा, इसका रेजिस्टेंस कुछ और होगा। हालांकि दोनों का कद काठी सेम है, लेंथ इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, एरिया इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस कुछ और आएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस कुछ और आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर
कुछ और है, इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर कुछ और तरीके से है। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है, एल्युमिनियम का 13 है। तो इसके हिसाब से इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसमें कितने डिपेंड करता है एटॉमिक स्ट्रक्चर पे। तो हर मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग अलग होता है जी, ठीक है जी। तो 3 चीजों पे डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर, नेचर ऑफ द मटेरियल। इन सारे फैक्टर्स को कंबाइन करके हमारे पास क्या आ जाता था, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए, वेयर रो इज अ resistivity और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। रो के यूनिट है ओहम मीटर। इतनी बात हमें पता है। इस फॉर्मूले से आप कुछ भी नहीं, आपको रेजिस्टेंस चाहिए तो आपको रो एल ए की वैल्यू पता होनी चाहिए, आपको रो निकालना है तो आपको आर एल ए पता होना चाहिए। इस फार्मूले से जो मर्जी निकाल लो जी। ये जो हमारा फार्मूला है, ये जो टॉपिक है बहुत ही डिटेल में हमने हमारा जो बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है वहां पे किया है हम, ठीक है। सो यही टॉपिक इस चैप्टर में भी, यानी कि आपको देखो ये क्वेश्चन कॉमन हो गया है, एफडब्ल्यू में भी आ सकता है, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और ट्रिपल में भी आ सकता है। तो इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल लिखिए जी, अभी लिखिए, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर। मैं ये रब कर रहा हूं, सर आपकी आवाज कट रही है। हाँ जी अगमदीप, अगमदीप, हाँ जी सर। हेलो हेलो हेलो। मेरी आवाज आ रही है रजय? हाँ जी सर, पर आवाज कट रही है थोड़ी। अच्छा, हाँ जी अमित शुक्ला, आवाज आ रहा है मेरा? यस सर, आ रही है। रजय आपका ना थोड़ा ऐसा स्पॉट ढूंढिए जहाँ पे नेटवर्क अच्छा है, ठीक है। नेटवर्क के कारण ही आवाज जाता है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास तो नेटवर्क बहुत अच्छा है। आप लोगों को जो जिससे भी मैं पूछता हूँ बहुत ही क्लियर आवाज आ रहा है आपका। सर बारिश हुई है ना, इसी करके थोड़ा जो हो रहा है। ठीक है, इट्स ओके। चलिए जी एक न्यूमेरिकल लिखिए, देखिए कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर कंडक्टर, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर कंडक्टर having length 3 किलोमीटर। एक कंडक्टर है कॉपर का जिसकी लेंथ कितनी है, 3 किलोमीटर है, उसका रेजिस्टेंस निकालना है। और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तार का वो है 32 mm स्क्वायर, सॉरी 32 into 10⁶ मीटर स्क्वायर। हेलो सर जी, साफ दिख नहीं रहा सर, क्या एरिया में क्या लिखे हैं सर? एरिया लिखा है 32 into 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर एंड resistivity that is denoted by rho। rho equal to 18 into 10⁻⁻9 ओम मीटर। देखिए भाई वैल्यूज मैंने बता दी आपको कि एक कंडक्टर है जिसका लेंथ कितना है, 3 किलोमीटर, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, 32 into 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, और इसकी जो रेजिस्टिविटी रो है वो कितनी है, 18 गुना 10⁻⁻9 ओम मीटर। आपको क्या निकालना है इस कंडक्टर का, आर निकालना है जी। लेंथ निकालिए, लेंथ कितना होगा, सॉरी आर निकालना है। आर इज इक्वल टू क्या है, रो एल बाय ए। सिंपल सी बात है, फॉर्मूले में पुट कर दो। रो कितना है, 18 गुना 10⁻⁻9। लेंथ कितना है, अब देखिए ये भी मीटर में है, ये भी एरिया भी मीटर स्क्वायर में है, लेंथ किस में है, किलोमीटर में। किलोमीटर को भी मीटर में चेंज कर लो, कितना हो जाएगा, 3000
1.6875 होगा सर आंसर। हाँ 3000, ठीक है, ये लेंथ हो गई। उसके बाद एरिया कितना है 32 इंटू 10⁻⁻⁶। इसको सॉल्व कर लीजिए। आएगा सर 1.6875 1.6875 ओम। 5। इस तार का इतना जी रेजिस्टेंस है। हाँ जी, आपने तार का रेजिस्टेंस निकाल लिया। क्यों निकाल पाए? क्योंकि आपको लेंथ दे रखा था, एरिया भी दे रखा था और रेजिस्टिविटी भी दे रखा था, तो आपने तार का रेजिस्टेंस निकाल लिया जो कि है 1.6875 ओम। ठीक है जी, क्लियर है ये चीज? ओके सर। यस सर। ओके, तो अभी लेक्चर ओवर हो जाएगा तो यहां से कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है, यस सर। ओके। अच्छा, आप लोगों का कोई डाउट वगैरह नहीं होता क्या? एनी डाउट? पूछ लेते हैं साथ ही। ओके।